हेलो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th के थर्ड चैप्टर का पूरा वन शॉर्ट वीडियो। चैप्टर का नाम हमारा वैद्युत विभव यानी पोटेंशियल वाला चैप्टर इस लेक्चर में पूरा ख़त्म कर देंगे। और साथ में हम ये भी देखेंगे कि इस चैप्टर के कैसे कैसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जो आपके एग्जाम में आ चुके हैं या फिर जो आ सकते हैं। और आप इसका प्रूफ भी देख लीजिए कि कई सारे क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको कि कई बार एग्जाम में पूछ चुका है और ऐसे ही क्वेश्चन इस बार भी पूछेगा। ठीक है, तो इस सब क्वेश्चनों को हम आज सॉल्व करेंगे इस लेक्चर में और इस थ्योरी को पूरा पढ़ेंगे, पूरा डेरिवेशन करेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नई पहली बार आए हैं भाई, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि आपको हर लेक्चर का वन शॉर्ट वीडियो मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर 3 है जिसका नाम है वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। देखो विभव किसे कहते हैं, पहली बात तो यही। तो देखो समझो, कोई विभव जो होता है दो बिंदुओं के बीच का अंतर होता है, या फिर ऐसे समझो कि किसी आवेश, मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश, देखो धन परीक्षण आवेश को हम लिखते हैं +Q0। इसको अनंत से मान लीजिए कहीं रखा है अनंत पर, कहाँ रखा है भाई, अनंत पर। तो इससे मान लीजिए यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र, ये मान लीजिए क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रखा होगा, उसका पूरा क्षेत्र है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र। तो अगर हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से उठाकर, कहाँ से, अनंत से, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो लाने में कुछ न कुछ कार्य करना पड़ता है, उसी कार्य को बोलते हैं क्या, वैद्युत विभव। तो डेफिनेशन क्या हो गई कि एकांक धन परीक्षण आवेश को, ये लिखा है भाई देखो, धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य वैद्युत विभव कहलाता है। इसको देख के नोट डाउन कर लीजिए। अब देखिए विभव क्या है, एक अदिश राशि है और इसका प्रतीक क्या होता है, V। और अगर मान लीजिए कोई धन परीक्षण आवेश मान लीजिए Q0 है, इसको अनंत से वैद्युत क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य W है, तो सूत्र क्या बनेगा, V बराबर W/Q0। समझ गए। इसका मात्रक क्या होगा, तो देखो W कार्य का मात्रक जूल होता है और बटे आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो इसका मात्रक हो गया जूल प्रति कूलाम। अगर बीमा की बात करें तो जूल जो है कार्य है, कार्य की बीमा होती है, जूल मतलब कार्य है तो कार्य की बीमा क्या होती है, mL/T-2। और नीचे आवेश है तो आवेश की बीमा भाई होती है AT। क्या होती है, AT। इसको अगर ऊपर ले जाओगे तो बन जाएगा भाई mL, देखो 2 था पहले से, AT इधर +1 है, नीचे ऊपर जाएगा तो -1, तो मतलब हो जाएगा T⁻³ और A नीचे प्लस में 1 होगा, यहाँ पर दिख नहीं रहा है, ऊपर कितना हो जाएगा, A⁻1। समझ गया ना, बीमा इतनी बन जाएगी। अब ए हेडिंग खत्म। विभव, अगर हम पूछें विभव क्या है तो आप डेफिनेशन लिखिएगा, ये मतलब सूत्र लिख के मात्रक वगैरह लिख दीजिएगा। अब पढ़ते हैं विभवांतर क्या है। तो देखो सेम टू सेम ऐसे है। यहाँ पर मान लीजिए कि एक वैद्युत क्षेत्र है, ये क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब समझो वैद्युत क्षेत्र के भीतर मान लीजिए कोई आवेश रखा है यहाँ पर Q0, धन परीक्षण आवेश। तो इसको मान लीजिए एक बिंदु से उठाए, मान लीजिए पहले पॉइंट पे रखा था B पे, इसको B से उठाकर A तक लेकर आए। कहाँ तक लेकर आए, A तक। इस आवेश को B वाले पॉइंट से उठाया और A वाले पॉइंट तक लाया। तो इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर ही, अगर क्षेत्र के भीतर ही B से उठाकर A तक लेकर आएंगे तो जो कार्य करना पड़ेगा उसी कार्य को क्या बोलते हैं, उसी कार्य को बोलते हैं वैद्युत विभवांतर। देखो सेम टू सेम ऐसे है। वहाँ हम धन परीक्षण आवेश को अनंत से क्षेत्र के अंदर ला रहे थे, यहाँ क्षेत्र के अंदर ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाएंगे। तो समझिएगा, एकांक धन परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र के भीतर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य वैद्युत विभवांतर कहलाता है। समझ गए ना। और भाई देखिए ये भी वही चीज़ है, अदिश राशि है, इसका मात्रक वगैरह सब वही होगा, मात्रक वही होगा, बीमा वही होगी। सूत्र का थोड़ा सा बदलना चाहें तो बदल सकते हैं। देखिएगा, अगर हम B से A तक ला रहे हैं तो मान लीजिए B पॉइंट पर विभवांतर VB हम लिखते हैं और A पॉइंट पर VA। तो विभवांतर यानी विभव का अंतर निकालना है। हमेशा विभव जो होता है अधिक से कम की ओर जाएगा। जैसे देखिए आपको 2 बर्तन दे दिए जाए तो 2 बर्तन में पानी अगर भरा हो, अगर हम दोनों को संपर्क करा दें और पहले मान लीजिए पानी पूरा भरा हो इतना, इस दूसरे में कम है, तो अधिक पानी से कम पानी की ओर जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर अगर अधिक विभव है तो यहाँ पर कम विभव होगा, तो अधिक विभव से कहाँ जाएगा, आवेश कम विभव की ओर जाएगा। किसी भी चालक में आवेश का प्रवाह विभवांतर के कारण होता है। यानी समझिएगा, अगर हम B से A तक आवेश को लेकर आ रहे हैं तो विभवांतर कैसे निकलेगा, अंतिम विभव से पहला विभव घटेगा। B से A ला रहे हैं, B से A यानी B से A ला रहे हैं तो A से B घट जाएगा
और फार्मूला क्या था कि डब्ल्यू अपान में क्यू जीरो या फिर क्यू लिख सकते हो आप, ठीक है इसे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या बन जाएगा, ए भी मतलब ए भी ए माइनस भी बी बराबर डब्ल्यू अपान क्यू जीरो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं आगे का टॉपिक। तो देखो दोस्तों, आप समझते हैं पृथ्वी को शून्य विभव के रूप में निर्देश बिंदु माना जा सकता है। इसका मतलब है कि लिखा है, देखो लिखे हैं, अर्थात पृथ्वी का विभव शून्य होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे समझो अगर कहीं पे लाइट का तार कट के गिर गया तो क्या तो जो आवेश है पूरे पृथ्वी फैल जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा ना। अगर जहाँ पर तार कट के गिरता है उसके थोड़ी दूर तक आवेश जो फैलता है, वहाँ तक करंट रहती है, फिर धीरे धीरे कुछ दूर क्षेत्रफल जब बढ़ने पर आवेश क्या होता है, ख़त्म हो जाता है। यानी जो धरती माता है वो हमारी सारे आवेश को सोख लेती हैं। तो मतलब जो पृथ्वी है उसका विभव क्या है, शून्य है। कुछ भी अगर उसको आवेश दे दोगे, उससे आवेश ले लोगे तो उसके क्षेत्रफल पर या उसके आवेश पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कुल मिलाकर आप इतना याद कर लीजिए कि पृथ्वी का जो पोटेंशियल होता है विभव, वो कितना होता है, पृथ्वी का विभव भाई कितना होता है, तो कितना होता है भाई, शून्य होता है। इसको याद रखिएगा बस। अब समझते हैं अगला टॉपिक, वैद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। देखो मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मान लीजिए क्षेत्र है, यहाँ पर एक क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र है। यहाँ पर मान लीजिए एक पॉइंट हमारा ए है, दूसरा ए वाला बी है। तो अगर हम इसको ऐसे मान लो, देखो बी मान लो, इसको मान लो ए, कोई चीज़ मान सकते हो, ए मान लो बी, ऐसे रहने दो। मान लीजिए पहले पॉइंट पर विभव है वी ए, दूसरे पे क्या है वी बी। तो एक आवेश को हम ए से बी तक ले जा रहे हैं, तो इनको ए से बी तक ले जाने में किया गया कार्य कितना होगा बताइएगा, कैसे निकलेगा। ए से बी तक ले जाने में जो विभव का अंतर होगा वो वी बी माइनस वी ए, अंतिम से पहला घटेगा, उसके मतलब बी तक गया तो बी से ए घट जाएगा ना। और कार्य मान लो डब्ल्यू है और आवेश मान लीजिए कितना ले गए थे हम, क्यू, कितना ले गए थे, क्यू। अब समझिएगा यहाँ से इसको, अगर मुझे कार्य निकालना है भाई तो कार्य बराबर कितना हो जाएगा, वी बी माइनस का वी ए इंटू क्या, इंटू क्यू। अच्छा देखो डेल मतलब वी बी माइनस वी ए क्या है, ये दोनों विभव के बीच का अंतर, दोनों बिंदुओं के विभव के बीच का अंतर। इसको हम डेल वी लिख दें, विभवांतर है, और बगल में क्या लिखा है, क्यू। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब सुनो, अगर आवेश वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उस पर एक गतिज ऊर्जा लगेगी जिसका सूत्र होता है K बराबर हाफ एम बी स्क्वायर। यहाँ लिख देते हैं, यदि आवेश वैद्युत क्षेत्र में, यदि आवेश Q जो है वो वैद्युत क्षेत्र में गति करने के लिए स्वतंत्र हो तो उस पर गतिज ऊर्जा, देखो उस पर गतिज ऊर्जा मान लीजिए कितना लगता है, गतिज ऊर्जा मान लीजिए K लगता है। क्या लगता है भाई, K। अब देखो K बराबर सूत्र होता है हाफ एम बी स्क्वायर, आपने पढ़ा होगा 11th में। गतिज ऊर्जा का K बराबर हाफ एम वी, एम द्रव्यमान हो गया उस इलेक्ट्रॉन का, और वी क्या हो गया, उस इलेक्ट्रॉन का वेग। अब सुनो, यहाँ से समीकरण मान लेते हो 2। अब अगर आप देखोगे तो आपको पता भी होगा कि जो ऊर्जा होता है वो कार्य के बराबर होती है, यानी ऊर्जा जो होती है वो कार्य के बराबर होती है, किए गए कार्य को ऊर्जा कहते हैं। यानी जो ऊर्जा है W, जो कार्य है के बराबर होगा। W का फार्मूला क्या होगा, डेल V इंटू क्यू। और इसमें देखो, इसमें K का स्थान पे क्या रहेगा, K के स्थान पर रहेगा 1/2 एम वी स्क्वायर। यहाँ से अगर हम निकालना चाहें, क्या निकालोगे भाई, कैपिटल V का मान, विभवांतर निकालना चाहो या आप वेग निकाल लो। यहाँ से V कितना आएगा, देखो वेग निकालना चाहो तो नीचे है गुणे में जाएगा, तो डेल V क्यू में भाई गुणा किससे हो जाएगा, 2 से, ये गुणा हो गया, इधर क्या बचा, एम वी स्क्वायर। अब आगे समझिएगा, अगर वेग निकालना है मुझे तो देखो ए विभवांतर है, वो वाला स्मॉल भी वेग है, ये बटे में आएगा तो 2 डेल V क्यू अपान में कितना आएगा भाई, अपान में आएगा एम, ये भाई क्यू है, ठीक है। इधर क्या बचेगा, स्मॉल वी स्क्वायर। लास्ट में अगर V का आप फार्मूला निकालोगे वेग का तो स्क्वायर को उल्टा रूट लग जाएगा, 2 क्यू डेल V अपान में क्या है भाई, एम। तो इस फार्मूले का यूज हम कर सकते हैं कभी कभी सवाल वगैरह में, ठीक है। इसको भी आपको आना चाहिए। इसमें क्या चीज़ क्या है भाई, स्मॉल V क्या है, स्मॉल V है वेग, किसका वेग है, इलेक्ट्रॉन का, और क्यू क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है। उसके बाद अगर पूछेंगे इसमें से डेल V क्या है, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर, क्या भाई, विभवांतर।
उसके बाद यहाँ पर अगर हम पूछा जाए यम क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, आपको इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान याद भी होगा 9.1 10⁻³ kg द्रव्यमान। ठीक है, तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा, ए पॉइंट आप समझ लीजिए। ए डेरिवेशन ना ये है, बस खाली फार्मूला आपको आना चाहिए। ठीक है, क्विक सवाल में काम लगता है। अब देखिए आगे हम पढ़ लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। इधर दिख रहा है भाई, इसको रफ कर देते हैं वाला फिगर। ठीक है, हम पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है। देखो अभी क्वेश्चन लास्ट में कराएंगे आपको कि इलेक्ट्रॉन मतलब इस चैप्टर का क्वेश्चन कैसे बनता है, तो आगे समझते हैं हम। अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये हेडिंग क्लियर होगी ना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया भाई। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं इधर, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट या फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का सिंबल होता है, एक मिनट भाई हेडिंग डाल लें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आप लोग भी लिख लिया करो, ठीक है, रफ डाल के मतलब ना लिखो, ठीक है, बट स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। इसका सिंबल होता है ई भी। क्या होता है, ई स्मॉल में भी स्मॉल में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट कार्य या ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। तो आप लिखना हो डिफिनेशन लिख लीजिएगा कि यह कार्य और ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। और सुनो, किसी इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, मान लीजिए ए कोई इलेक्ट्रॉन है, ए मान लीजिए ए पॉइंट पर रखा है, इसको ए से उठाकर बी तक ले जाने में, इस बी पॉइंट तक ए से बी तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वही एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। बस उनके बिंदुओं के बीच का विभवांतर एक होना चाहिए। इसके डेफिनेशन हम आपको स्क्रीन पर लगा देंगे, आप देख लीजिएगा। फिर से बोल दे रहे हैं एक बार कि यह इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कार्य और ऊर्जा का बहुत छोटा मात्रक है। एक इलेक्ट्रॉन को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है, और जब इनके बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट हो। अब समझिएगा सूत्र कैसे निकलेगा इसका, मतलब सूत्र नहीं, इसका मान कैसे निकलेगा। देखो हमने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन यानी आवेश जो रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो जो आवेश है इलेक्ट्रॉन रहेगा, इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्या होता है भाई, कूलाम। और यहाँ पर बोले कि दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना होना चाहिए, 1 वोल्ट। यानी यहाँ विभवांतर जो डेल वी बनेगा, या विभवांतर बोल सकते हो आप, डेल वी, वो क्या बनेगा, वो बनेगा 1 वोल्ट, क्योंकि हमने बोला 1 वोल्ट हो। अब बताओ कार्य का सूत्र क्या होगा, कार्य का सूत्र क्या होगा, W बराबर, तो यहाँ लिखा था, देखो लिखा है ये वाला, कार्य बराबर क्या लिखा है, डेल वी इंटू क्यू। तो डेल वी इंटू क्यू, यानी डेल वी इंटू क्यू निकालेंगे तो कार्य कितना आएगा, डेल वी कितना बोले, 1 वोल्ट। आवेश कितना हुआ, 1.6 10⁻⁻19 कूलाम। तो यहाँ समझिएगा, वोल्ट का मात्रक होता है जूल प्रति कूलाम। तो एक काम करिएगा, मात्रक आप ना लिखें डायरेक्ट, ठीक है, समझिएगा ऐसे, मात्रक ना लिखें, निकला हो तो सुनो चलो लिख कर निकाल लो। देखो इस वोल्ट को हम लिख सकते हैं जूल प्रति कूलाम। भाई समझ, देखो सुनो, विभव का मात्रक जो होता है V बराबर W/Q। तो जो ये वोल्ट होता है, विभव का वोल्ट, वो जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। आवेश का जूल होगा, और कार्य का जूल होगा, आवेश का कूलाम होगा, यानी जो है यहाँ वोल्ट जो होता है जूल प्रति कूलाम के बराबर होता है। तो यहाँ पर वोल्ट लिखो या फिर जूल प्रति कूलाम लिखो, भाई वही चीज़ है, ठीक है, जूल प्रति कूलाम। तो आगे समझिएगा, तो अगर हम यहाँ डेल वी के वैल्यू देखें तो कितना है, जूल, 1 जूल प्रति का कूलाम। समझ सही है ना भाई। और देखो यहाँ पर क्यू कितना था, तो 1.6 10⁻⁻19, और क्या था भाई, 1 कूलाम। इसको अगर आप आगे सॉल्व करोगे, देखो कूलाम कूलाम कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा डब्लू जो आएगा कितना आएगा, इसका गुणा वही आएगा, 1.6 10⁻⁻19 क्या, जूल आएगा। और भाई यही जूल लिखा है, यही जो है, यही तो है भाई इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हमने बोला वही कार्य जो होता है, बहुत जो छोटा वाला कार्य होता है इलेक्ट्रॉन को ले जाने में, वही तो क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की जो वैल्यू आई है वो 1.6 10⁻⁻19 क्या आई भाई, जूल। क्या आ गई, जूल। तो आप समझ गए होंगे हेडिंग। अब हम समझते हैं आगे का टॉपिक आज का, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। देखिए भाई, अब समझते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। देखिए ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, मतलब सवाल इस फार्मूले पे सवाल ज़्यादा लगते हैं, ठीक है। देखिए समझिएगा, किसी बिंदु आवेश, वैद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश, तो मान लेना कोई एक बिंदु आवेश है +Q, ठीक है,
जिस बिंदु आवेश Q है जो कि बिंदु O पर स्थित है। क्या मानिएगा, माना प्लस Q आवेश जो कि बिंदु O पर मतलब बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पर, ये दूरी कितनी भाई r, एक बिंदु क्या लिया, बिंदु P है, एक बिंदु P है, इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हिंदी आप लिख दीजिएगा। यहाँ क्या लिखेंगे, माना एक बिंदु आवेश Q, माना एक बिंदु आवेश Q, एक बिंदु आवेश Q जो बिंदु आवेश जो बिंदु O पर स्थित है, सही है ना भाई। देखो माना एक बिंदु आवेश Q जो बिंदु O पर स्थित है, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है, एक बिंदु क्या है, P है। इसी बिंदु P पर, इसी बिंदु क्या P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। वैद्युत विभव की क्या करनी है, की गणना करनी है। अब आगे देखिएगा, इसके बाद क्या करेंगे, इसके लिए बिंदु P के सीध में, बिंदु P के सीध में, और लिख लेना O से x दूरी पर, O से x दूरी पर एक बिंदु ले लेते हैं, मान लीजिए B, क्या ले लिए B, जिस पर एक धन परीक्षण आवेश प्लस का Q0 स्थित है। क्या बताए, इसके लिए बिंदु P के सीध में एक O से x दूरी पर एक बिंदु B लिया। इसके लिए यहाँ लिखते हैं ब्लैक वाले से, इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए B के सीध में, चाहे बिंदु B के सीध में क्या लेते हैं, P के सीध में भाई O से x दूरी पर, O से x दूरी पर बिंदु B लिया, बिंदु क्या लिया, B लिया, और तथा इस पर क्या लिया भाई, इस पर धन परीक्षण आवेश, धन परीक्षण क्या है, परीक्षण, सही करिएगा, गलती मत करिएगा, धन परीक्षण आवेश क्या रखा है भाई, धन परीक्षण आवेश प्लस का Q0 स्थित है। ये सब हिंदी आपको लिखनी पड़ेगी अगर एग्जाम में आएगा डेरिवेशन तो, ठीक है, स्थित है। आप समझिएगा आगे, इसको मान लेते हैं यहाँ पर है, देखो डिफिनेशन होती है विभव की, विभव निकालना है भाई। विभव डिफिनेशन होता है कि एकांक धन परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, यानी इसको लाने में जो किया गया कार्य होगा वही कार्य निकालना है। तो इसके लिए आप समझिएगा, मान लीजिए कि इस वाले को हमने डेल एक्स विस्थापन कर दिया, पूरा एक्स था, थोड़ा सा मान लीजिए कितना विस्थापन किया, डेल एक्स विस्थापन, मान लीजिए इसको घिसका कहाँ कर दिया, इस वाले धन वाले को हमने घिसका के मान लीजिए ए पर कर दिया, कहाँ ला के कर दिया, इधर ए पर। तो लिख देना कि प्लस Q आवेश को डेल एक्स विस्थापन करने में किया गया जो कार्य होगा वही निकालना है आपको, ठीक है। क्या लिखिएगा, लिखिएगा कि क्या लिखेंगे, लिखिएगा कि प्लस Q आवेश को धन परीक्षण आवेश है, धन परीक्षण आवेश प्लस Q0 आवेश को डेल एक्स विस्थापित करने में, डेल एक्स विस्थापित करने में मान लीजिए किया गया कार्य, क्या निकालना है, कार्य। अब देखिए कार्य कैसे निकलता है, कार्य का फार्मूला आपने पढ़ा होगा, अगर थोड़ा सा विस्थापन करके थोड़ा सा कार्य करना पड़ेगा, और कार्य का फार्मूला पढ़े होंगे आपने, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। तो कार्य थोड़ा सा रहेगा तो DW लिखते हैं, और बल जो होगा, बल एक क्षेत्र के दिशा में लगेगा तो एक कार्य हमें खुद से प्राप्त होता है, तो बल हम लिखेंगे माइनस में बल F। अब विस्थापन कितना कर रहे हैं, डेल एक्स, कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। अच्छा, अगर आप ये बल निकालना चाहें तो दो आवेशों के बीच x दूरी पर लगने वाला बल, यहाँ लिख दीजिएगा, दोनों आवेशों के बीच, मतलब दोनों लिखिएगा Q व Q0 के बीच जो बल लगेगा वो कितना लगेगा, देखो कूलाम भैया का नियम था, कूलाम चाचा का, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट अगर निर्वात होगा तो, और Q1 के स्थान पे Q है, Q0 को मतलब Q2 के स्थान पे Q0 है, और बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, x², समझ गए, Q1 Q2 बटे R², मतलब यहाँ पर दूरी क्या होती है, x हो गई तो x² हो जाएगा। अब समझिएगा,
यहाँ पर हम डेल को डी भी लिख सकते हैं, डेल को क्या लिख सकते हैं, डी भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे अवकलन करना पड़ेगा तो डेल को डी लिखना पड़ेगा। आवाज़ थोड़ी सी भाई बाहर की आ रही है, तो उसका आप मैनेज कीजिए। देखिए क्या करेंगे अब यहाँ से, इधर लिखते हैं भाई क्योंकि जगह नहीं है, अभी आएगा नहीं। डी डब्ल्यू बराबर, इसके नीचे लिखिएगा आप लोग, यहाँ माइनस लगा, माइनस। इस बल का मान कितना दिया है, बल का मान दिया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बटे में क्या लिखा है x², और बगल क्या लिखा है dx, समझ गए ना, ये वाला बगल में f की वैल्यू रख दिए। अब अगर लिखेंगे कि अगर मान लीजिए इस आवेश को हम अनंत से वैद्युत क्षेत्र के भीतर, मतलब अनंत से r दूरी तक लाएं, वैद्युत क्षेत्र के भीतर, क्षेत्र यहाँ तक है ना, इसके भीतर लाने में अगर मुझे कार्य निकालना हो तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, क्या लिखना, अनंत से, और हिंदी लिख दिएगा भाई, ठीक है, अनंत से r दूरी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, क्या लिखिए, दूरी तक आवेश को लाने में किया गया कार्य, बताओ कैसे निकलेगा। पूरा कार्य निकालना है तो आपको समाकलन करना पड़ेगा। तो बताइए डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए जो बल है नेगेटिव में रहेगा, मतलब सुनो ए चीज़ कांस्टेंट है, क्या चीज़ कांस्टेंट है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 अब ये सब कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसका समाकलन नहीं होता, तो बचेगा क्या, बचेगा यहाँ पर देखो ए से चला गया बाहर, बचा है क्या, बचा है Q0 सॉरी चला गया, नीचे बचा है x², इधर क्या बचा है dx, सही है ना। ऊपर एक मान सकते हो, और कहाँ से ला रहे हैं, अनंत से, तो लिमिट कहाँ शुरू होगी, अनंत से, ख़त्म कहाँ होगा, कहाँ ख़त्म हो रहा है, r दूरी तक, मतलब r तक ख़त्म होगा। ये बात समझ पाए। इसको देखिए आगे समझिएगा, w बराबर इधर होगा माइनस, इसको देखो गुणा हो जाएगा तो -Q/Q0 और नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऐसे रहने दो। यहाँ पर देखिएगा एक हाथ ऊपर जाएगी तो हो जाएगी इनफाइनाइट से कहाँ तक है, r तक, x⁻² dx। एक हाथ नीचे प्लस थी, ऊपर क्या हो गई माइनस। थोड़ा सा भाई समाकलन आपको आना चाहिए हल्का फुल्का, नहीं तो नहीं आएगा भाई डेरिवेशन, ठीक है। हाँ वहाँ समझिएगा, इधर थोड़ा सा कटना नहीं है, बस थोड़ा सा आपको समझना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ पर समाकलन हम करेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा, डब्ल्यू बराबर क्या बन जाएगा बताइएगा, डब्ल्यू बराबर क्या बनेगा, आगे लिखा है माइनस का Q0 अपान में क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ देखिए इसका समाकलन होता है x⁻n+1, घात 1 जुड़ जाती है, तो यहाँ पर x⁻−2 है, तो भाई -2 में 1 जोड़ दोगे, नीचे फिर वही घात लिख लोगे -2+1, और लिमिट कहाँ से है, इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक। यहाँ दिख रहा है भाई ना, ये इनफाइनाइट से r तक है। इसको अगर आप और आगे सॉल्व करोगे तो माइनस का Q और Q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो इसको सॉल्व करो कितना बन जाएगा, x⁻−1, नीचे आ जाएगा -1, देखो घट के कटा दिए ऊपर, ठीक है। और एक कहाँ शुरू है, इनफाइनाइट से r तक। इसके आगे अगर आप लिखोगे तो माइनस का Q/Q0 नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको देखिए घात ए वाला माइनस इधर लगा रहेगा, ठीक है, लगा रहेगा ना। एक काम करिए, इस वाले माइनस को बाहर लाएंगे तो ए माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और इधर बचेगा क्या, x⁻−1, ऊपर माइनस है, नीचे क्या हो जाएगी, प्लस, तो मतलब हो जाएगा 1/x। इनफाइनाइट से कहाँ तक, ए माइनस प्लस हुआ, इसको नीचे लाए। अगर ना समझ में आएगा तो आप बैक करके फिर से देखिएगा, आपको समझ में आएगा पक्का, क्योंकि हमने एकदम डिटेल से बता रहे हैं आपको। देखो समझो, यहाँ से Q0 अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आगे समझिएगा। इसको लिमिट रखेंगे तो पहले अपर लिमिट में क्या हो जाएगा, r, माइनस लोअर लिमिट में क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो ये भाई ख़त्म हो जाएगा, इधर वाला क्या बचेगा। इसको सुनो, यहाँ से Q0 को हम नीचे ले आए, कहाँ ले आए, नीचे, तो हो जाएगा W अपान में Q0, इधर क्या बचेगा, Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ बचेगा 1/r, ये तो ख़त्म हो गया। इसकी लास्ट लाइन नीचे दिख रहा है भाई, लिख दें। देखो आपने पढ़ा है, विभव का सूत्र पढ़ा था, शुरू में पढ़ाए थे हमने, अभी पढ़ाया था आज, V बराबर W अपान में Q0। तो जहाँ भाई देखो W/Q0 है, वहाँ क्या हो जाएगा, V आ जाएगा, और इधर क्या बन जाएगा, 1/, देखो इसको 1 आगे लिख दें, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q पीछे करोगे, नीचे में R रहेगा। तो ये हो गया फार्मूला एक बिंदु आवेश के लिए वैद्युत क्षेत्र का। अगर वायु या निर्वात रहेगा तब, किसी माध्यम के लिए बोलेंगे तो यहाँ पर आप K लगा दीजिएगा बस, ठीक है। तो आप इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, एक बार देखते हैं सब कुछ से दिखाई दे रहा है कि नहीं। हाँ भाई सब कुछ क्लियर है, बहुत सही लिखा है, ठीक है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ये वाला टॉपिक आ सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। इसको मिटा दें भाई, अब आगे का टॉपिक पढ़ते हैं, इसको रफ करते हैं।
देखिएगा भाई, अब समझते हैं कि अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव और अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। द्विध्रुव क्या है, अपने पहले चैप्टर में बताया था, पहले वाले लेक्चर में, इसके पहले वाले 1 शॉर्ट में बताया था कि द्विध्रुव क्या होता है। तो देखिए समझिएगा, याद कर लीजिएगा फिर से आप द्विध्रुव क्या होता है, जिसमें एक माइनस क्यू आवेश होता था, एक प्लस क्यू आवेश होता था, बीच की दूरी क्या होती थी, 2l होती थी। और इसमें अगर द्विध्रुव आघूर्ण पूछते थे तो द्विध्रुव, देखो लिखिएगा वैद्युत, अगर हम द्विध्रुव आघूर्ण पूछ लें, द्विध्रुव आघूर्ण, तो आपको पता होगा शायद वैसे कि इसका सिंबल P होता है और दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को बोलते हैं द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, मतलब P बराबर Q इंटू 2l, Q इंटू 2l, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण दोनों आवेशों के बीच के दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक भाई, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए हेडिंग डालिएगा कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विभव, अच्छी स्थिति में लिखना, पहले क्या लिखना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में वैद्युत विभव या फिर विद्युत विभव बोल सकते हैं, वही चीज़ है भाई, वैद्युत विभव। देखिएगा समझते हैं कि अच्छी स्थिति में विभव कैसे निकालते हैं। तो मानिएगा, माना एक समान, हिंदी थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको, तो माना एक समान माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी, क्या मानेंगे, यहाँ लिखते हैं, माना एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी जो माइनस क्यू व प्लस क्यू आवेश से मिलकर बना है, बीच की लंबाई 2l है, इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर अच्छी स्थिति में एक बिंदु क्या है, P है, इसी बिंदु P पर विभव की गणना करनी है। समझ पाए, एक द्विध्रुव माने बीच की लंबाई 2l है, इसका मध्य बिंदु जो है O है, उससे r दूरी पर अच्छी स्थिति में, अच्छी मतलब अक्ष पर एक बिंदु P है जिस पर विभव की गणना करनी है। ये हिंदी आप लिख दीजिएगा, हम आपको स्क्रीन पर दिखा देंगे इसका फोटो। ठीक है, अब समझिएगा आगे। अब आपको निकालना है कि प्लस क्यू के कारण P पर कितना विभव होगा। देखो यह विभव जो है अदिश राशि है, तो यहाँ पर दिशा देखने कोई मतलब नहीं है, आप बस पहले का विभव निकालिए। मान लो पहले का VA है, दूसरे क्या है VB, तो लिखिएगा कि A के कारण P पर विभव क्या लिखेंगे, कि क्या लिखेंगे, माइनस क्यू के कारण क्या लिखेंगे, कारण, और P पर विभव। सूत्र अभी बताया था हमने, अभी जो निकलवाया तुरंत निकलवाया था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए के लिए तो V लिखते हैं, Q अपान में R था। यहाँ पर ये विभव क्या है, अदिश राशि है, तो अदिश राशियों में चिन्ह का काम लगता है। अगर ये निगेटिव है तो निगेटिव लगेगा, धनात्मक है धनात्मक लगता है। देखो ये माइनस क्यू के लिए ले रहे हैं, तो यहाँ पर Q क्या हो जाएगा, माइनस क्यू, और दूरी बताओ, इस वाले Q से इस वाले P की दूरी बताओ कितना होगी, बताओ भाई, इस वाले Q से इस वाले P की दूरी देखिएगा, ये R है, ये पूरा 2l था, तो हाफ कितना होगा, यल होगा, कितना होगा यल। तो अगर हम R में यल जोड़ देंगे तो माइनस Q से P तक की दूरी आ जाएगी R प्लस का यल, क्या बनेगा ये, R प्लस का यल। ठीक है, तो इसको हम यहाँ दूरी क्या रखेंगे, R प्लस का यल, समझ गए ना। अब देखो आगे लिखेंगे, प्लस Q के कारण P पर विभव बताओ कितना बनेगा, तो यहाँ पर विभव VB लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो यहाँ B के कारण ले रहे हैं, P मतलब प्लस वाला, तो यहाँ पर Q क्या रहेगा, प्लस में रहेगा। और देखो दूरी, तो ये पूरा R था, ये पूरा 2l है, देखो द्विध्रुव कितना 2l है, इसका हाफ यल है, तो ये भी कितना होगा, हाफ यल होगा। इधर कितना होगा, इधर लिखते हैं, ए वाला यल है, तो पूरा R है, उसमें से यल निकाल दो, तो इधर क्या बचेगा, R माइनस का यल, क्या बचेगा, R माइनस का यल। यानी यहाँ प्लस Q से P की दूरी कितना हो गई, R माइनस का यल। यहाँ पर आवेश क्या था, प्लस में, तो प्लस रहेगा। अगर हम बिंदु P पर परिणामित पूछें, बिंदु P पर परिणामी विभव बता भाई कितना आएगा परिणामी। अगर आपको टोटल निकालना है V, तो आप VA में VB क्या कर दो, जोड़ दो, या VB में VB कुछ भी जोड़ सकते हो। ठीक है, B में A या फिर ABB, VA प्लस VB जोड़ देते हैं, क्योंकि अदिश राशियाँ हैं, इसमें दिशा का कोई मतलब नहीं है, खाली जोड़ना ही घटाना ही है। अब देखिए टोटल निकालने के जोड़ेंगे, बस टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो VB कितना है, देखो VB कितना था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और Q अपान में R माइनस का L, समझ गए ना, प्लस लगेगा। बताओ ए वाला कितना है, ए वाला है 1/4πε0 माइनस का Q अपान में R प्लस का L। जो चीज़ समझ में ना आए बताना। यहाँ से भाई कुछ कॉमन निकलेगा, देखो दोनों में से Q निकल जाएगा, नीचे क्या निकलेगा 1/4πε0। इसमें 1 बचा है ऊपर, नीचे क्या बचा है R माइनस का L। यहाँ देखो ए वाला प्लस माइनस माइनस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और यहाँ ऊपर 1 बचा, नीचे क्या बचा R प्लस का L। अब इसको देखिएगा आगे, Q अपान में 4πε0, इसका गुणा इधर कितना हो जाएगा R प्लस का L, ये बीच में माइनस लगा है, इधर कितना हो जाएगा R माइनस का L, फिर लगा रहे हैं, नीचे कितना हो जाएगा A माइनस बी A प्लस बी, क्या बन जाएगा A माइनस बी और A प्लस बी, ब्रैकेट बंद कर दिए। इधर V बराबर Q अपान में 4πε0, देखो चिन्ह अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो A प्लस E माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, माइनस प्लस हो गया, नीचे A माइनस बी A प्लस बी क्या हो जाएगा A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, R कैंसिल। अब आगे समझिएगा, यहाँ लिखते हैं V बराबर क्या Q अपान में 4πε0, समझिएगा ऊपर कितना हो जाएगा L कितना हो जाएगा 2L, नीचे देखिएगा नीचे हो जाएगा। और हम अगर यहाँ पर L जो है बहुत कम है, R बहुत ज़्यादा है, यानी आप लिखिएगा कि L इज लेस देन, L बहुत छोटा है और R क्या है बहुत बड़ा है, यानी आप इसमें से L को छोड़ सकते हो नगड़। अगर L छूट जाएगा तो क्या बचेगा, बचेगा R स्क्वायर, क्या बचेगा R स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर V बराबर क्या निकलेगा, इसको हम लिख सकते हैं 1/4πε0, इसको 2QL अपान में R स्क्वायर, इसको एक साथ लिख दिए। द्विध्रुव आघूर्ण में बताया हमने P बराबर क्या होता है 2QL या फिर 2L इंटू Q, तो V बराबर जो निकलेगा 1/4πε0, इसमें ये पूरा क्या हो गया P और नीचे क्या आ जाएगा R स्क्वायर। तो ये हो गया भाई हमारा अच्छी स्थिति का सूत्र, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। अब देखते हैं इसके बाद निरक्षीय वाला सूत्र देखेंगे। तो चलिए अब देखते हैं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव की गणना। तो माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB, माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो कि -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है, मतलब -Q है, दूसरा +Q आवेश से मिलकर बना है। इसके बीच की लंबाई 2L है और इसके मध्य बिंदु से, कहाँ से भाई, मध्य बिंदु, मान लो मध्य बिंदु O है तो मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में मान लेना एक बिंदु P है। इसी बिंदु P पर मुझे वैद्युत विभव की गणना करनी है। ये हिंदी आपको क्या लिखनी है सुनिएगा फिर से। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q व +Q आवेश से मिलकर बना है और बीच की लंबाई 2L है, मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर निरक्षीय स्थिति में एक बिंदु P है और इसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। हिंदी हमने यहाँ पर लिख दी है, देखो वही लिखा है। माना एक वैद्युत द्विध्रुव AB जो -Q व +Q से मिलके बना है, वही चीज़ मतलब जो बताया हमने आपको हिंदी, वही हिंदी यहाँ पर लिख दिया है, देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। उसी बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। अब आगे देखिएगा, अगर हम पूछेंगे -Q के कारण बिंदु P पर विभव कितना होगा, उसको मान लेते हैं VA और दूसरे के लिए मान लेते हैं VB। तो लिखेंगे कि -Q के कारण बिंदु P पर विभव, -Q के कारण बिंदु P पर विभव। देखो विभव निकालने के लिए क्या करोगे, इसको मान लेते हो VA पहले वाले का है, सूत्र क्या लगता है 1/4πε0 और Q, देखो ये वाला माइनस में है तो बिंदु आवेश के लिए लगा रहे हैं, देखो माइनस कितना हो जाएगा, माइनस का Q, और दूरी भाई देखो ये दूरी मुझे निकालनी पड़ेगी, समझिएगा यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी है, ये टोटल 2L है तो आधा कितना हो जाएगा L। अब इधर था R, इधर कितना था R, ये वाली L है, यानी ये दूरी कितनी होगी, कर्ण हो गया, लंब हो गया आधार। अगर आपको कर्ण निकालना है तो लंब का स्क्वायर प्लस का आधार का स्क्वायर, यानी कर्ण अगर आपको फाइंड करना है तो लंब हो जाएगा R का स्क्वायर और आधार क्या बन जाएगा नीचे वाला L। यानी अगर आप यहाँ से कर्ण रूट हटेगा तो क्या लगेगा √R² प्लस का L स्क्वायर। तो आई थिंक समझे होंगे आप लोग कि कर्ण कैसे निकला। तो भाई देखिए कर्ण कितना आया, रूट में R² प्लस का L स्क्वायर है,
इस तरीके से अगर आप यहाँ देखो लंब मानेंगे या फिर आधार मानेंगे ए वाला यल आधा, तो ये जो कर्ण निकलेगा ये भी निकलेगा रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। समझ गए ना। तो यहाँ से अगर हम निकालेंगे जैसे माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विभव, तो ये तो आगे कांस्टेंट है माइनस क्यू और अपान में दूरी कितनी है यहाँ पर, दूरी है रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। यहाँ दूरी कितनी थी, आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। समझ गए ना। अब देखिएगा प्लस क्यू के कारण आगे लिख लेंगे बिंदु पी पर विभव। इसके लिए मान लो वी बी है, देखो इस वाले के लिए ये बी वाला है, कितना मान लेते हैं वी बी। सूत्र क्या लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर देखो क्यू कितना है प्लस का, तो यहाँ पर प्लस का क्यू और प्लस दिखता नहीं, कोई मतलब नहीं है लगाने का, और दूर अपान आर, तो यहाँ की डिस्टेंस कितनी होती है, दूरी कितनी है आर स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर। यहाँ भैया सूत्र लग रहा है एक बिंदु आवेश के लिए, ठीक है। अब समझिएगा अगर हमें परिणामी विभव निकालना है, बिंदु पी पर परिणामी विभव निकालना है, तो विभव जो है स्केलर क्वांटिटी मतलब आदिश राशि है, तो इसके लिए दोनों का विभव हमेशा जोड़ देते हैं, वी ए प्लस का वी बी। देखिएगा जो वी ए है वही वी बी है। वी ए वाला जितना है देखो ये माइनस में है, कितने में, माइनस में, और ये पूरा किस में है, प्लस में, यानी वी ए वाला पूरा माइनस में है और वी बी वाला किस में है, प्लस में। तो जब ये माइनस है प्लस है, जो दोनों सेम गिनती है, कहो तो लिख के दिखा दो। देखो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें माइनस का क्यू अपान में कितना है भाई, रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। समझ में आ गया ना। इस वाले माइनस को यहाँ ना लगा के आप आगे भी लगा सकते हो। अब देखो इसमें इधर क्या बचा है भाई, इसमें इधर है प्लस का बी, वी बी कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू अपान में रूट में आर स्क्वायर प्लस का यल स्क्वायर। ए वाला पूरा प्लस में है, ए पूरा माइनस में है, तो घटने के बाद टोटल आएगा 0, यानी निरक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 होता है। तो यहाँ लिख दीजिएगा, अतः निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का मान 0 आता है। निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है, 0 होता है। द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव क्या होता है, विभव 0 होता है, ठीक है। इसको आपके एग्जाम में ऐसे भी पूछ सकता है कि सिद्ध कीजिए, ज़्यादातर ऐसे पूछता है कि सिद्ध कीजिए कि निरक्षीय स्थिति में विभव का मान 0 है, तो आपको यही हिंदी लिखकर फिगर बना के इधर वाला डेरिवेशन कर देना है। अब आई थिंक आप समझ गए होंगे, इसको अच्छे से देख के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे का टॉपिक जो हमें पढ़ना है, समविभव पृष्ठ। आप समझते हैं समविभव पृष्ठ क्या है। समविभव पृष्ठ यानी कि जिसके देखो लिखा है नाम से क्लियर है, सम मतलब समान रहेगा, विभव मतलब विभव हो गया, पृष्ठ मतलब पूरे पृष्ठ पर। देखो ये मान लीजिए कोई गोलीय मतलब पृष्ठ है, तो अगर इसके प्रत्येक बिंदु पर गोलीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ एक मान लिया, यहाँ मान लिया बी, तो प्रत्येक बिंदु पर यदि विभव का मान समान है, यानी कोई भी बिंदु ले लो, हर एक बिंदु पर विभव का मान समान होगा, तो उस पृष्ठ को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। समझे नहीं। जैसे मान लीजिए कोई भी पृष्ठ ले लो, मान लीजिए जैसे यहाँ देखो, अब कैसे बताया, देखो समझो, मान लीजिए कोई ऐसे पृष्ठ हमने ले लिया गोलाकार, तो इसके किसी भी बिंदु ले लो, ए ले लो, बी ले लो, सी ले लो, डी, कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पर जहाँ पोटेंशियल होगा विभव समान होगा, यानी पहले पॉइंट का विभव वी ए बराबर दूसरे पॉइंट का विभव वी बी, तीसरे का सी, तीसरे का डी, सारे का विभव क्या होगा, बराबर। तो इस वाले पृष्ठ को बोलेंगे समविभव पृष्ठ। देखिए क्या लिखा है, पहले आप इसको ना देखिए जो हमने लिखा है, ना तो दिक्कत हो जाएगा। पहले समझिएगा क्या क्या होता है। देखिए तो वैद्युत क्षेत्र में, जैसे देखो ये जो पृष्ठ है वो वैद्युत क्षेत्र में रहना चाहिए, मतलब जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड हो, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया ऐसा पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर विभव का मान समान होता है। क्या होता है, समान, उससे समविभव पृष्ठ कहते हैं या समविभव पृष्ठ कहलाता है। समझ गए भाई ना। आप समझिएगा, इसका गुण पूछ लेता है कि समविभव पृष्ठ के गुण क्या हैं। देखिए विशेषताएं या फिर गुण वही चीज़ है। तो अगर कोई भी समविभव पृष्ठ लोगे तो उनके दो बिंदुओं के बीच, देखो विभव जो है समान है, तो यानी विभवांतर 0 होगा। यानी अगर दो पॉइंट कोई भी ले लो, ए और बी ले लिया, तो दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर समान है, तो इनके बीच विभव अंतर कहाँ है, अंतर ये नहीं है, अंतर 0 है। तो यहाँ लिखा है, देखो इस पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच
विभवांतर शून्य होता है, यानी दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। अतः अब समझो, आपने पढ़ा होगा कार्य का सूत्र या फिर VA माइनस का VB बराबर W/Q। अगर विभवांतर हमने बोला शून्य हो गया तो बताओ भाई कार्य भी कितना हो जाएगा, एक बटे में गुणे में जाएगा तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। यानी देखिए अतः लिखा है, अतः किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, अब जब विभव शून्य है तो किसी आवेश को 1 से 2 तक ले जाने में किया गया कार्य भी क्या होगा, जब विभव शून्य हो गया तो कार्य भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखो अगर तुम कार्य निकालोगे तो विभव में आवेश का गुणा होगा, विभव 0 हो चुका है तो आवेश का मतलब 0 हो जाएगा गुणा करने पर। तो यानी किन्हीं दो बिंदुओं के बीच आवेश को ले जाने पर कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। समझ गए ना भाई, शून्य होगा। अब देखिए अगला विशेषता, इस पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, यानी अगर इस पृष्ठ पर अगर आप देखोगे धनावेश के लिए तो हमेशा धनावेश से बल रेखाएं बाहर की ओर निकलती हैं या फिर ऋणावेश में अंदर की ओर आती हैं। तो धनावेश में देखोगे तो वैद्युत बल रेखाएं जो निकलेंगी ना, और पृष्ठ के हमेशा क्या होंगी, लंबवत। समविभव पृष्ठ की क्या होती है, हमेशा 90 डिग्री पर, हमेशा इस पर 90 डिग्री के मतलब लंबवत आपको दिखाई देंगी। देखो लिखा है किसी भी, कहाँ गया, इस पृष्ठ पर प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं अभिलंबवत, यानी इस मतलब क्या है कि 90 डिग्री दिखाई देती हैं। समझ गए भाई। और देखो अगली विशेषता, किसी बिंदु आवेश को खींचा गया गोलीय पृष्ठ जो होता है वो क्या होता है, गोलीय गॉसियन पृष्ठ या फिर गोलीय समविभव पृष्ठ होता है। देखिए अगर किसी बिंदु आवेश को लोगे तो इसके लिए जो पृष्ठ बनेगा वो गोलाकार बनेगा, तो जो गोलाकार पृष्ठ बनेगा वही होगा गोलीय समविभव पृष्ठ। ऐसे मान लीजिए अगर कोई आप रेखीय आवेश लेते हो, कोई ऐसा आवेश है जो मान लीजिए यहाँ पर इस रेखा पर फैला हुआ है, तो इसके लिए जो पृष्ठ बनेगा वो कैसे बनेगा, वो बनेगा बेलनाकार। कैसा बनेगा, बेलनाकार। तो यहाँ पर हमने ही लिखा है कि किसी बिंदु आवेश को खींचा गया गोलीय पृष्ठ, बिंदु आवेश को खींचा गया गोलीय पृष्ठ समविभव पृष्ठ होता है। और लिखा है किसी रेखीय आवेश को, यानी अगला नंबर है चौथा नंबर, अगर कोई आवेश इस तरीके से रेखीय आवेश को अक्ष मानकर खींचा गया बेलनाकार पृष्ठ जो होगा वो समविभव पृष्ठ होता है। आई थिंक आप इन बातों को समझ गए होंगे। इसमें से आपको ये चीज़ें नहीं लिखनी है नीचे वाली, आपको एग्जाम में आएगा तो आपको समविभव पृष्ठ क्या है तो ए लाइन डिफिनीसन लिखनी है और ये विशेषताएं आपको याद कर लेनी है अच्छे से। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, इसको रफ कर दें, इससे पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ तो भाई अब समझते हैं वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है, मतलब वैद्युत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है। समझिएगा, किसी भी द्विध्रुव को बनाने के लिए 2 आवेशों की आवश्यकता होती है, मतलब किसी भी निकाय को बनाने के लिए 2 आवेशों की आवश्यकता होती है। तो उन दोनों आवेश को परस्पर पास लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही कार्य उस निकाय में ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। फिर समझिएगा, मान लीजिए ये दोनों आवेश हैं, समझिएगा हमारे पास ये दोनों है, ये मार्कर, एक मिनट रुकिएगा, देखिए इसका मतलब एक मान लीजिए आवेश धन वाला है, ऋण वाला है, या फिर दोनों एक Q1 है Q2 है। तो किसी भी निकाय को, किसी भी द्विध्रुव को बनाने के लिए दोनों आवेश को परस्पर समीप लाना पड़ता है। तो समीप लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, इन दोनों को पास लाने के लिए जो कार्य कर रहे हैं वही कार्य इस निकाय में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित रहता है। समझ गए ना। देखिए क्या लिखा है, हम क्या लिखे हैं, हम लिखे हैं किसी निकाय की कौन सी चीज़, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, किसी भी निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है। मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य की क्या होगी, बराबर होगी। आगे, जो उन आवेशों को अनंत से, जो दोनों आवेशों को अनंत मतलब बहुत दूर था, अनंत से परस्पर समीप लाने में निकाय की रचना में किया जाता है। यानी दोनों आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाकर निकाय की रचना करने में किया जाता है। समझ गए ना भाई। और ये यह एक अदिश राशि है, ऊर्जा क्या है, अदिश राशि है, इसका प्रतीक होता है U और मात्रक क्या होता है, जूल। समझ गए। अब देखिए, अब मान लेते हैं कोई एक निकाय है जिसको बनाने के लिए हमें Q1 और Q2 आवेश की आवश्यकता पड़ी। कितना पड़ा, Q1 और Q2 आवेश। तो मान लेते हैं यहाँ पर एक हमारा पॉइंट A है, ये दूसरा पॉइंट B है, ये हमारा एक निकाय है। क्या है, निकाय। इस निकाय में इधर मान लीजिए हमारा कौन सा था, इधर था हमारा Q1 आवेश। क्या था,
Q1 और दूसरा क्या है Q2। तो इन दोनों आवेश को मतलब इस निकाय को बनाने के लिए इन दोनों आवेश को अनंत से परस्पर पास लाने के मतलब लाने में जो कार्य करना पड़ा है वही कार्य उस निकाय की स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब समझिएगा, माना कोई निकाय Q1 व Q2 से मिलकर बना है। ये जो निकाय है वो Q1 व Q2 से मिलकर बना है। इनके बीच की दूरी मैंने मान ली स्मॉल r, तो आप भी मान लीजिए यहाँ पर दूरी क्या मान लेंगे, इसके बीच की r है, स्मॉल r है। आगे देखिएगा, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना करने के लिए अगर हम इस सूत्र की गणना मतलब ऊर्जा का सूत्र निकालना चाहते हैं, गणना करने के लिए हम मान लेते हैं कि जो Q2 आवेश है, Q2 आवेश बिंदु B पर ना होकर कहाँ रखा है, अनंत पर। मान लो अभी जो Q2 आवेश है यहाँ ना होकर कहाँ रखा है, अनंत पे। बात समझिए, क्या समझे, मतलब हमें दोनों को पास लाने में जो ऊर्जा खर्चा करना पड़ेगा वही निकालना है। तो पहले मान लेते हैं कि पास नहीं है, बहुत दूर है। तो क्या लिखा है, माना आवेश जो है Q2 बिंदु B पर ना होकर कहाँ है, अनंत पर है। अभी कहाँ है, अनंत पर है। तो बताओ अगर ये आवेश अनंत पे है, कहाँ पे, अनंत पे, तो एक बिंदु आवेश इस वाले के लिए, इस Q1 के लिए Q1 से स्मॉल r दूरी पर कोई विभव होगा कि नहीं, होगा ना, किसी बिंदु आवेश के कारण विभव। तो लिखिएगा आवेश Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एक बिंदु आवेश के लिए बता रहे हैं, इससे स्मॉल r दूरी पर विभव निकाल रहे हैं। तो आवेश कौन से लेंगे, Q1, और दूरी कितनी लेंगे यहाँ से, r। ये बात समझ गए ना, इसके कारण यहाँ पर विभव इतना आएगा। अब समझिए, अगर हमें Q2 को अनंत से B तक लाने में किया गया कार्य निकालना है, क्या निकालना है, कार्य। कैसे लिखेंगे, लिखेंगे कि आवेश Q2 को अनंत से, कहाँ से, अनंत से कहाँ तक लाना है, B तक लाने में, B तक लाने में किया गया कार्य, किया गया क्या भाई, कार्य। तो अब अगर आप कार्य निकालना चाहेंगे, समझिएगा, देखिए, तो कार्य का सूत्र होता है, यहाँ लिख दें, कार्य बराबर होता है ये वाला V बराबर W/Q पढ़ा होगा आपने। तो यहाँ से अगर आप कार्य निकालेंगे तो W बराबर हो जाएगा V × Q। तो अब यहाँ से अगर हम कार्य निकाल रहे हैं तो बताइए कितना आएगा, बताइए, W बराबर V × Q, मतलब कार्य निकालेंगे तो विभव का गुणा हो जाएगा किसमें, आवेश में। इस पॉइंट पर इसके कारण विभव कितना था, V, और किस आवेश को लेकर आ रहे हैं, Q2, यानी Q2 को लाने में इस बिंदु पर कितना कार्य हो उसको निकालने के लिए इसके बिंदु का विभव और इस बिंदु पर आवेश को ले लिए। अब देखो यहाँ पर अगर आपको कार्य निकालना है तो V का मान मुझे पहले से पता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 अपान में क्या है, R है। समझ गए ना। और बगल में देखो गुणे में क्या लिखा था, Q2, यानी फार्मूला क्या बन जाएगा, फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R। अब यही जो कार्य है यही ऊर्जा के रूप में संचित रहता है, तो यही कार्य क्या हो जाएगा, ऊर्जा, यानी U के बराबर। तो U कितना बन जाएगा, वही कार्य रहेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 में भाई कितना लिखा है, R। तो यही हमारी आ जाएगी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सूत्र। आई थिंक समझ गए होंगे। तो इसको आप नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखते हैं इसके आगे का अगला टॉपिक। देखिए अब पढ़ते हैं विभव परमणता। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। विभव परमणता क्या होता है समझिएगा। वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में दूरी में परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर को, जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत क्षेत्र ऐसे बना है, क्या बना है, वैद्युत क्षेत्र। तो वैद्युत क्षेत्र में हर एक पॉइंट पर विभव का मान अलग अलग होता है। तो अगर मान लीजिए हमारा एक पॉइंट यहाँ A है, दूसरा B है, तो A से B जब जाओगे आप A से B की तरफ, तो दूरी में क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र की दिशा में बोल रहे हैं, दूरी में, डिस्टेंस में जो दूरी में परिवर्तन होगा, तो इनके विभव जो है, यहाँ पॉइंट में विभव है जो, इनके विभव में भी परिवर्तन होगा। फिर समझिएगा, अगर क्षेत्र की दिशा में हम A पॉइंट से B पॉइंट की ओर जाते हैं, तो क्षेत्र की दिशा में अगर दूरी में परिवर्तन करते हैं तो विभव में भी परिवर्तन होता है। उनकी दर को ही बोलते हैं विभव परमणता, मतलब उनके अनुपात को। देखो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में दूरी में परिवर्तन, दूरी में जब आप परिवर्तन करोगे, क्षेत्र की दिशा में जाओगे
दूरी परिवर्तन के साथ विभव में परिवर्तन की दर। तो अगर आप दूरी में परिवर्तन करोगे तो विभव में भी परिवर्तन होगा। यानी अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई धनावेश था जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, तो इसके नज़दीक जो होगा विभव ज़्यादा होगा, दूर कम होगा, तो इसके विभव में क्या होगा, परिवर्तन होगा। वह लिखा है विभव में परिवर्तन की दर। दर मतलब क्या होता है कि इन दोनों से विभव हो गया, दूरी हो गई। देखो इनके बीच की दूरी डेल एक्स थी, तो दूरी और विभव का जो अनुपात है उसी को बोलेंगे दर। विभव की दर को विभव परमणता कहते हैं। समझ गए ना। दूरी में परिवर्तन जब करोगे तो विभव में परिवर्तन होगा, उनकी दर को ही बोलते हैं विभव परमणता। अब इसका सूत्र अगर हमको आपसे पूछ लें तो बताएंगे डेल वी अपॉन डेल एक्स। ए माइनस कहाँ से आ गया देखिएगा, इसके नज़दीक जो पॉइंट होगा वहाँ विभव ज़्यादा होगा और दूर वाला पॉइंट पे विभव कम होगा। तो अगर आप ए से बी जाओगे तो बी वाले से ए घटेगा, बी वाले से ए घटेगा। सही है ना। तो ए वाले विभव कम है, ए वाले क्या है, सॉरी ए वाले नहीं है, यहाँ बी वाले कम है, ए पे ज़्यादा है। यानी घटाने पे हमेशा ए ज़्यादा वाले से कम, सॉरी कम वाले से ज़्यादा जाएगा, माइनस में आएगा। कुल मिला के आप याद कर लीजिए। तो मतलब यहाँ पर माइनस ही आता है। तो विभव परमणता माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स। टाइम बहुत कम है, हमें 1 शॉर्ट वीडियो पढ़ना है, यानी इसी लेक्चर में पूरा पार्ट ख़त्म करना है। तो हम जल्दी से जल्दी सब चीज़ों को कवर करना है भाई, ठीक है। 1 घंटे में, 1-1.5 घंटे में जितना टाइम लग जाए। तो देखिएगा विभव परमणता कितना होगा, माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। और इसका अगर मात्रा पूछ ली जाए एग्जाम में तो ये बताएंगे वोल्ट और दूरी का मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। अब हेडिंग लगाएंगे कि विभव परमणता, ये भी आता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट है। विभव परमणता व वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई होती है और विभव परमणता होता है डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो जो दोनों होता है बराबर होता है, बस यही दिखना है आपको। सूत्र याद कर लीजिए, ई बराबर माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। या फिर आप ई बराबर विभव को वी लिख सकते हो, दूरी को डी लिख सकते हो। तो ई बराबर वी अपॉन डी भी बोल सकते हो, ठीक। मात्रक वही है, वोल्ट प्रति मीटर। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए। आप पढ़ते हैं कि द्विध्रुव के कारण मतलब क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर स्थितिज ऊर्जा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। आप समझते हैं एक और ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। समझिएगा, माना एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो वैद्युत क्षेत्र का प्रतीक ई होता है। तो मान लेते हैं एक समान वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या है भाई, वैद्युत क्षेत्र ई है। और इसमें मान लो एक वैद्युत द्विध्रुव रखा है ए बी। आपने पाठ 1 पढ़ा था, हमने पढ़ाया था आपको लेक्चर, देखो पहला वाला। अगर जो ना पढ़ा हो पहले जाके फर्स्ट वाले चैप्टर का 1 शॉट देख ले, हमारे चैनल पे पढ़ा है, ठीक है। उसको देख लेना अच्छे से, क्योंकि उसको देख के आओगे भाई तो ये चीज़ें आपको और भी आसान लगेगी। देखिए, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र ई, क्या है, वैद्युत क्षेत्र ई है। वहाँ हमने एक फार्मूला बताया था आपको, वो काम लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उस चैप्टर फर्स्ट का एक फार्मूला है, वो यहाँ पर काम लगेगा। इसलिए आप अगर ना देखे हों तो पहले चैप्टर फर्स्ट का 1 शॉट लेक्चर देख के तब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको 3rd चैप्टर समझ में आएगा आसानी से। तो देखिए, माना एक समान वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। मान लिया एक समान वैद्युत द्विध्रुव है, मतलब वैद्युत क्षेत्र ई है। क्या लिखा है, माना एक वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। तो एक वैद्युत क्षेत्र है, इसमें मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा है, इसे क्या रखा है, द्विध्रुव। और द्विध्रुव जो होता है वो एक अगर प्लस क्यू है तो दूसरा क्या होगा, माइनस क्यू से मिलकर बना होगा। और बीच की लंबाई क्या होती है भाई, 2l। क्या होती है, 2l। अगर इस क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर रखा है, कितने पर रखा है, थीटा कोण पर। लिखा है एक द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण पी है। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पी है। और इससे एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र का लिखा है, एक समान बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई में थीटा कोण से, कितने कोण से, थीटा कोण से घुमाया जाता है। क्या लिखा, थीटा कोण से घुमाया जाता है, ठीक भाई। तो इस पर कार्य करने वाला, इसको अगर हम किसी द्विध्रुव को क्षेत्र में थीटा कोण से घुमाते हैं तो पार्ट 1 में पढ़ा था, उस पर लगता है एक बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। तो इसको अगर हम इसको अगर थीटा कोण से वैद्युत क्षेत्र में घुमाएंगे तो इस पर कार्य करने वाला वैद्युत बल युग्म आघूर्ण क्या होता है, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा। आगे समझिएगा आप, यहाँ से अगर हम मान लेते हैं कि इस द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, मतलब यहाँ पर रखा था, इसको थोड़ा सा और घुमा दिए, थोड़ा सा, कितना घुमाए, थोड़ा सा। अगर इसको हम थोड़ा सा और घुमाने पर कितना कार्य करना पड़ेगा उसको निकालेंगे।
हेडिंग पड़ी थी वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने पर किया गया कार्य। जहाँ रखा है वहाँ से मुझे घुमाना है, तब जो कार्य करना पड़ेगा वही निकालना है। जहाँ पहले रखा था वहाँ से अब घुमाने पर जो कार्य होगा वही कार्य मुझे निकालना है। तो इसको यहाँ पर रखा था, इसको मान लीजिए थीटा कोण पे रखा था, थोड़ा सा और घुमा देते हैं। तो लिखना द्विध्रुव को सूक्ष्म कोणीय विस्थापन, छोटा सा था, थोड़ा और सूक्ष्म कोणीय विस्थापन डी थीटा, कितना भाई, डी थीटा घुमाने पर किया गया कार्य। अब बताओ, अगर थोड़ा सा और घुमाओगे तो किया गया कार्य कैसे निकलेगा? अगर थोड़ा घुमाओगे तो कार्य भी थोड़ा रहेगा, डी डब्ल्यू। और कार्य सूत्र होता है बल गुणे विस्थापन। यहाँ पर बल जो है बल युग्म आघूर्ण है टाउ। अब विस्थापन कितना कर रहे हैं? डी थीटा, थोड़ा सा कितना कर रहे हैं? डी थीटा। यहाँ से अगर डब्ल्यू आप निकालना चाहो तो यहाँ टाउ की वैल्यू रख दो पी ई और क्या साइन थीटा, अब बगल क्या लिखा है? डी थीटा। अब अगर मान लो इसको हमने थीटा कोण तक घुमा दिया, मतलब सॉरी थीटा पे रखा था, थोड़ा सा और घुमा दिया। अब इसकी लिमिट लगा लीजिए कि कहाँ से शुरू करके कहाँ तक घुमा दिए हैं। मान लो इसको पहले रखे थे थीटा 0 पर और घुमा के कितना कर दिए? थीटा कोण तक कर दिए। पहले कहाँ रखा था? थीटा 0 कोण पर, मतलब 0 मतलब बहुत कम कोण पर रखा था, थीटा 0 पर। इसको घुमा कर कितना कर दिया? थीटा कोण तक। तो लिखेंगे थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य। अगर आपको थीटा 0 से थीटा कोण तक घुमाने में किया गया कार्य निकालना है तो आपको थोड़ा सा कार्य पता था, पूरा निकालना है तो समाकलन करना पड़ेगा। तो डी डब्ल्यू का समाकलन डब्ल्यू आ जाएगा और इधर हम इंटीग्रेशन लगाते हैं थीटा 0 से कहाँ तक? थीटा तक। भाई थीटा 0 से है, थीटा 0 से थीटा तक। ये देखो पी ई बचेगा और के अंदर क्या लिखा है? साइन थीटा। अब बताओ, कांस्टेंट वैल्यू की कभी समाकलन नहीं होता, मतलब पी ई जो है, देखो द्विध्रुव आघूर्ण पी शुरू में फिक्स था, या लिखा है, कहाँ लिखा है? देखो ये फिक्स था। और इलेक्ट्रिक फील्ड वैद्युत क्षेत्र तो समान रहेगा ही, तो बचेगा क्या? थीटा 0 से कहाँ तक? थीटा तक। यहाँ बचेगा अंदर साइन थीटा और डी थीटा। अब समझिएगा, इस यहाँ एक लाइन और लिखते हैं, दिख रहा है भाई नीचे? एक बार 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं भाई सब कुछ सही से दिख रहा है कि नहीं। बराबर अगर निकालोगे तो पी ई साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस का कॉस थीटा। क्या होता है? माइनस का कॉस थीटा। और कहाँ से शुरू है? थीटा 0 से कहाँ ख़त्म हो जाएगा? थीटा। इसके आगे हम इसको यहाँ डिराइव करते हैं। इधर देखिएगा, यहाँ लिमिट रखना आपको आता होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पहले ऊपर वाली फिर नीचे वाली। यानी अगर डब्ल्यू निकालेंगे तो पी ई अंदर क्या बचेगा? अपर लिमिट। पहले ऊपर से क्या? थीटा आएगा, क्या आ जाएगा? थीटा। तो माइनस का कॉस थीटा, फिर माइनस लगता है लोअर लिमिट, तो ए वाला बीच के माइनस लगता है, फिर ए वाला माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अरे भैया बीच में मतलब जैसे मान रखते समय, लिमिट रखते समय एक माइनस लगाते हैं और ये पहले से माइनस है, तो जब माइनस रहेगा और बाहर से माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। और इधर क्या होगा? लोअर लिमिट कितना है? थीटा 0, मतलब कॉस थीटा 0। ठीक है, लिमिट अगर रख लेंगे ना भाई, ये मान लो समझ में आ रहा कैसे कर दिए। अगर ना आए तो देखो सुनो, इसको समझो से, ये पहला था, ये दूसरे में क्या रख दिए? माइनस का। 1 मिनट रुक जाओ, जिसको ना आया हो भाई, देखो यहाँ पर पहले हम अपर लिमिट रख दिए, माइनस लगाए लोअर लिमिट में, माइनस का कॉस 0। अब समझ गए ना कैसे किए? मतलब अपर लिमिट रखे और बीच में माइनस लगा दिए, फिर ए वाला माइनस ए वाला है इधर वाला, फिर लोअर लिमिट रख दी। अब सही है ना? अब समझिएगा, यहाँ जो डब्ल्यू निकलेगा वो निकलेगा पी ई, ब्रैकेट में देखिएगा इधर माइनस का कॉस थीटा, ये माइनस माइनस प्लस का कॉस थीटा 0। इसको अगर हम आप लास्ट में लिखना चाहें तो डब्ल्यू बराबर पी ई, इसको आगे पीछे कर दो, प्लस वाला आगे लिख लो कॉस थीटा 0 और ये वाला माइनस का कॉस थीटा। इसको यहीं पर छोड़ सकते हो, ऊर्जा का कार्य निकाल गया, यही कार्य ऊर्जा के बराबर होगा। लेकिन अगर आप आगे समझना चाहो तो समझो क्या बताएंगे। एक कार्य जो है भाई, यहाँ पर जो थीटा 0 था यहाँ था, अगर मान लीजिए थीटा 0 0 रहे, मतलब इसके क्षेत्र के समांतर रखा रहे द्विध्रुव, उसको हम घुमा के इतना कर दें, मतलब थीटा 0 कितने के बराबर है? 0 पर ऐसे रखे रहे साम्य स्थिति में, उसको घुमाकर थीटा कोण कर दें, तब कितना कार्य होगा? लिखेंगे जब, नहीं ऐसे लिखना,
साम्य स्थिति में, मतलब जब द्विध्रुव जो होगा वो क्षेत्र के समांतर होगा। साम्य स्थिति में, मतलब साम्य स्थिति में थीटा जीरो कितना होगा, जीरो बराबर, क्योंकि जो द्विध्रुव होगा इसके समांतर होगा तो बीच में एंगल जीरो होगा। अब तो और जो अगला है तो थीटा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ समझिएगा। तो यहाँ डब्लू बराबर क्या बन जाएगा, इसको ऊपर लिखते हैं भाई, इधर नहीं दिखेगा, नहीं यहाँ लिखते हैं, इधर समझिएगा। डब्लू बराबर क्या निकलेगा, पीई, क्या निकलेगा, पीई। अंदर देखो कॉस थीटा जीरो जो है वहाँ हम बोल रहे हैं कि क्या हो गया, जीरो, तो कॉस जीरो हो गया और माइनस में कॉस थीटा इधर दिख रहा है भाई, इधर। और देखिएगा डब्लू बराबर कितना आएगा, इधर पीई आ जाएगा और कॉस जीरो अंश का मान 0 डिग्री था, कॉस जीरो अंश का मान 1 और माइनस में क्या आएगा, कॉस थीटा। तो ये हो गया हमारा कार्य। और अगर हम ऊर्जा पूछेंगे तो यही कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, तो यू भी उतना ही रहेगा, घुमाने पर कितना रहेगा, वही पीई 1 माइनस का कॉस थीटा, कब, जब द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाओगे तब। ठीक भाई, इसको आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखते हैं आगे का टॉपिक, ठीक है। हाँ भाई, हो गया। तो देखो साथियों, अब पढ़ते हैं कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है, यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई द्विध्रुव को अगर आप लाओगे तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी। तो मान लेना, जैसे मान लीजिए हम कोई क्षेत्र मान लेते हैं, ध्यान से समझ लीजिए, देखो लिखा है, क्या लिखा, माना कोई वैद्युत क्षेत्र द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। देखो मान लीजिए कोई द्विध्रुव है, एक ए द्विध्रुव हो गया हमारा, जो मान लीजिए इधर है -Q, इधर क्या है +Q, और बीच की लंबाई क्या है भाई, 2L है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो P है। द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। समझ गए ना। माना एक वैद्युत माना कोई वैद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, P है। क्षेत्र के भीतर इस प्रकार लाया जाता है कि आघूर्ण की दिशा क्षेत्र के समांतर है। द्विध्रुव आघूर्ण दिशा होती है -Q से +Q की ओर। एक द्विध्रुव आघूर्ण माने P की दिशा है, P की दिशा कहाँ है, माइनस से प्लस की ओर। तो इसको हम इस प्रकार लाते हैं क्षेत्र के दिशा में, क्षेत्र में, कि जो द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा है वो क्षेत्र के समांतर है। तो मान लो ये कोई क्षेत्र है, ये क्या है भाई, क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र हमारा ई होता है। तो इसको अगर हम इसको इस प्रकार से लाएंगे क्षेत्र के भीतर कि द्विध्रुव आघूर्ण क्षेत्र के क्या रहे, समांतर रहे, क्या रहे भाई, समांतर रहे। आगे देखो, इस स्थिति में आवेश -Q पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। देखिए ये क्षेत्र रेखाएं अगर ये बाहर को इधर जा रही हैं, यानी इस साइड में कोई धन आवेश होगा जिसके कारण क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं। अब बताइए, प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा, प्लस वाला माइनस वाले को अपनी ओर क्या करेगा, आकर्षित, यानी इस पर बल कहाँ लगेगा, इस साइड में, इस वाले क्षेत्र के लिए। और देखो ए वाला प्लस वाले पर इस वाले क्षेत्र के लिए बल कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, उस साइड उधर लगेगा, उस वाले प्लस के ऊपर, यहाँ दिख रहा है भाई, इस वाले प्लस के ऊपर, इस जो उधर है प्लस के ऊपर जो बल होगा वो इस क्षेत्र के लिए, मतलब इस वाले आवेश के लिए, जो क्षेत्र है मतलब आवेश है, इसके लिए बल कहाँ लगेगा, उधर। तो यह लिखा है, देखो क्या लिखा है, लिखा है कि इस स्थिति में आवेश प्लस Q पर, मतलब ए वाले पर, वैद्युत बल क्षेत्र की दिशा में, देखो क्षेत्र इधर है, इस बल कहाँ है, इधर है, मतलब धन वाले आवेश पर बल जो है क्षेत्र की दिशा में, क्षेत्र इधर, बल पर आवेश पर दिशा इधर। और क्या लिखा है, तथा क्या, माइनस वाले के ऊपर जब आकर्षण लगेगा तो माइनस वाले पर वैद्युत बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में। देखो क्षेत्र इधर जा रहा है, ई की डायरेक्शन इधर, क्षेत्र इधर है और माइनस वाले बल कहाँ है, क्षेत्र के विपरीत दिशा में, ठीक, कार्य करता है। इतनी बात हमारे समझ में आई ना, कि द्विध्रुव है जिसका द्विध्रुव आघूर्ण P है, और वो द्विध्रुव को क्षेत्र के अंदर इस प्रकार लाते हैं कि जो द्विध्रुव है वो क्षेत्र के क्या है, समांतर है। ठीक है, तो हम देखोगे, अगर आप प्लस देखोगे तो प्लस वाले पर ये जो क्षेत्र है इधर जा रहा है, यानी प्लस वाले कोई भी धनात्मक आवेश होगा जिससे क्षेत्र रेखाएं चल रही हैं, तो प्लस वाला प्लस पर बल उधर लगाएगा और प्लस वाला माइनस बल इधर लगाएगा, मतलब प्लस वाले पर जो आवेश है वो बल क्षेत्र की दिशा में और माइनस वाले पर बल क्षेत्र के विपरीत दिशा में कार्य करेगा। ये चीज़ें समझ गए होंगे। अब आगे देखिए, अतः द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में प्लस के ऊपर लाने में, यहाँ में रहेगा भाई, ठीक है, में प्लस के ऊपर कार्य करना पड़ता है। देखो समझो, माइनस के ऊपर एक क्षेत्र अपने आप बल लगा रहा है,
तो ये तो अपने आप भागेगा, लेकिन प्लस वाला दूर जा रहा है, तो मुझे अगर प्लस वाले ध्रुव को इधर अंदर लाना है तो प्लस वाले सिरे पर कार्य करना पड़ेगा। ये लिखा है, देखो लिखा है कि द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने पर कार्य करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि प्लस वाला जो है दूर भाग रहा है, उसको खींच के अंदर लाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उस पर क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा, मतलब कार्य करना पड़ेगा। अब देखो, जब माइनस क्यू पर वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है, जबकि रहेगा भाई, थोड़ा गड़बड़ लिखा है, जबकि माइनस क्यू पर, देखो जो ये वाला माइनस क्यू है, इस पर जो बल है स्वयं लग रहा है, खुद बल लगा रहा है, जबकि माइनस क्यू पर बल जो है वैद्युत क्षेत्र स्वयं कार्य करता है। आगे देखो, चित्र में स्पष्ट है, देखो चित्र देखो, ये चित्र बनाए हैं, स्पष्ट है कि माइनस क्यू जो है, देखो माइनस क्यू इधर है, प्लस क्यू इधर है, माइनस क्यू को नहीं सॉरी स्पष्ट है कि माइनस क्यू को प्लस क्यू की कंपेयर में अपेक्षा में 2l लंबाई, अब 2l कहाँ से आ गया? द्विध्रुव की लंबाई 2l थी, तो देखो अगर तुम्हें क्षेत्र के भीतर लाना है, क्षेत्र के भीतर लाना है, तो आप देखो अगर थोड़ा सा आगे लाएंगे तो ये माइनस क्यू क्षेत्र के अंदर पहुँच गया, लेकिन प्लस वाला नहीं पहुंचा है। अगर आपको प्लस को ही पहुंचाना है तो मतलब इसको 2l दूरी, इसके डिस्टेंस के बराबर क्षेत्र में और अंदर लाना पड़ेगा। मतलब माइनस क्यू अगर पहुंच गया क्षेत्र के अंदर, तो प्लस वाला अगर प्लस वाले को भी आपको क्षेत्र के अंदर लाना है, तो जितना इसकी लंबाई है उतना इसको और अंदर लाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप ना? तो लिखा है, चित्र में स्पष्ट है कि माइनस क्यू जो है वो प्लस क्यू की कंपेयर में, तुलना में, अपेक्षा में 2l दूरी अधिक तय करनी पड़ती है। इसको दूरी क्या करनी पड़ती है? 2l दूरी और अंदर अगर हम लाएंगे तभी ये द्विध्रुव जाके कहाँ पहुँचेगा? क्षेत्र के भीतर। कहाँ पहुँच जाएगा भाई? क्षेत्र के भीतर, इसके भीतर। हाँ, तो द्विध्रुव कहाँ पहुँच गया? क्षेत्र के भाई कहाँ पहुँच गया? भीतर। ये पहुँच गया हमारा द्विध्रुव, जो कि इधर था माइनस क्यू, इधर क्या था? प्लस क्यू। अब आगे सुनो, और लंबाई कितना थी इसकी? 2l। लंबाई क्या थी? 2l। अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। समझ गए भाई? द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में, इसको द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कुल कार्य, नेट कार्य क्या होगा? देखो माइनस क्यू पर बल खुद लग रहा, मतलब माइनस को मुझे लाना ही नहीं पड़ा, उस पर खुद ही कार्य हो गया, तो प्लस क्यू को लाने में कार्य करना पड़ा है। ठीक है, अब समझो, माइनस क्यू पर क्षेत्र खुद बल लगाएगा, तो इसको 2l दूरी जो क्षेत्र के अंदर लाने में, देखो इस क्षेत्र के अंदर लाने में जितना 2l डिस्टेंस है, मुझे माइनस वाले क्यू को और अधिक तय कराना पड़ा। तो इसी को माइनस वाले क्यू को, देखो क्या लिखा है, माइनस कहाँ लिखे थे, देखो लिखा है, द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर लाने पर नेट किया गया कार्य, कुल कार्य निकालना है। तो माइनस क्यू को मुझे, माइनस क्यू पे क्या निकालना है? बल। और माइनस क्यू का बल जो होगा, यह बराबर क्या होता है? QE। यह बराबर कितना होता है? QE। और Q है माइनस का, और क्षेत्र क्या है? E। तो मतलब इस पर कितना बल लगेगा? माइनस का QE। तो देखो यहाँ पर जो है मुझे कार्य निकालना है W। इस आवेश पर बल कितना होगा? माइनस क्यू आवेश पर बल होगा माइनस का QE। ठीक है, और चली गई दूरी, बताओ चली गई दूरी कितनी है? ए कितना दूरी लिखा है? चली गई अतिरिक्त दूरी, ए कितनी दूरी अतिरिक्त आया था? तो माइनस क्यू जो है ज़्यादा आया था, कितना? 2l। ये बात समझ रहे हो? जब इसको क्षेत्र के भीतर लाएंगे तो माइनस क्यू अगर सिरा पहुंच चुका है, तो अगर आप चाहते हो कि प्लस वाला भी अंदर आ जाए, तो जितना डिस्टेंस है उसको और मुझे अंदर लाना पड़ेगा, उतना ही 2l दूरी और चलनी पड़ेगी अधिक। अब यहाँ समझिएगा, W बराबर आपने पढ़ा होगा P बराबर 2QL। तो इसको देखो, इसको लिख देते हैं माइनस का 2QL को P, ये 2 है, एक देखो सॉरी 2QL को क्या लिख दिया? P। बचेगा क्या भाई? E, मतलब माइनस का PE। ये क्या निकला? माइनस का P। ये निकला है कि क्षेत्र के भीतर लाने में किया गया कार्य इतना है, और अगर मुझे ऊर्जा निकालनी है तो भाई यही कार्य जो होता है ऊर्जा के बराबर होता है, तो वही ऊर्जा भी रहेगी माइनस का PE। समझ गए ना? अब देखो, अगर क्षेत्र के अंदर लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? माइनस का PE। तो अगर हम क्षेत्र के अंदर ला के इसको द्विध्रुव को घुमा दें तो कितना कार्य करना पड़ेगा? बताओ, क्षेत्र के अंदर लाने में माइनस PE और ला के घुमाने, यहाँ अगर रखा रहता है तो घुमाने में कार्य करना पड़ता था, अभी बताए थे PE1 माइनस कॉस थीटा पिछले वाले डेरिवेशन में, इसके आगे वाले में, मतलब पहले वाले में। तो देखो यहाँ लिखते हैं, और लाने में कितना ऊर्जा करना पड़ता है? चाहिए कार्य करना पड़ता है P। और क्षेत्र के भीतर, यहाँ लिखते हैं भाई, दिख रहा है, क्षेत्र के भीतर घुमाने में, क्या घुमाना? द्विध्रुव घुमाना है। ठीक है, घुमाने में किया गया
कार्य, या फिर आप इसको ऊर्जा भी लिख सकते हो। ठीक है, कितना करना पड़ता है बताओ? करना पड़ता है PE 1 माइनस का कॉस थीटा, 1 माइनस का कॉस थीटा। इसको हम लिखते थे क्या? इसको लिखते थे हम W, या फिर कुछ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, W लिख सकते हो, चलो इसको W लिखते हैं। अब बताओ, क्षेत्र के भीतर लाने में कितना कार्य करना पड़ रहा है? इसके अंदर लाने में कार्य करना पड़ रहा है P। कितना कर रहा है? P। और क्षेत्र में ला के घुमाने पे कितना काम कर, सॉरी यार फिर सुनो, अगर अंदर लाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? P। अगर रखा है और घुमाएंगे तो कितना काम करना पड़ेगा? P 1 माइनस कॉस थीटा। यानी अगर हम पूछ लें इसको क्षेत्र के अंदर लाने के बाद घुमाया जाए, यानी इसको लाया जाए तब घुमाया जाए, तो कुल मिला के मतलब लाने वाला ए है, घुमाने वाला ए है, तो जोड़ के कुल कार्य निकल जाएगा। यहाँ से अगर समझिएगा थीटा कोण पर अगर मुझे कुल कार्य निकालना हो, कुल कार्य यानी क्षेत्र के अंदर लाकर घुमाने पे कार्य निकालना हो, कुल कार्य अंदर लाने के बाद घुमाने, क्षेत्र के अंदर लाओ तब घुमाओ तो कितना कार्य होगा। तो आपको ए वाला कार्य कौन सा कितना था? माइनस का PE, और इधर कितना है? PE ब्रैकेट में 1 माइनस का कॉस थीटा। इन दोनों को जोड़ देंगे, क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो भाई देखिएगा, ए माइनस का PE अभी गुणा कर दोगे तो माइनस का PE, और इधर हो जाएगा प्लस का PE, प्लस माइनस माइनस का PE कॉस थीटा। देखो PE कैंसिल हो जाएगा, यहाँ जो कार्य निकलेगा वो निकलेगा माइनस का PE कॉस थीटा। ठीक, तो ये हो गया क्षेत्र के भीतर लाने के बाद अगर हम घुमाएंगे तो लाने वाला PE और घुमाने वाला PE 1 माइनस कॉस थीटा जोड़ने के बाद बनेगा माइनस का PE कॉस थीटा। ठीक भाई, तो इस डेरिवेशन को आप यहाँ तक भी देखो, लिखा था कि द्विध्रुव की ऊर्जा, तो द्विध्रुव में कुल कितनी ऊर्जा बनेगी? तो PE कॉस थीटा। इसको आप नोट डाउन कीजिए। हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो चुका है, 3rd चैप्टर का 1 शॉट पूरा ख़त्म। 1 मिनट रुकिएगा, सब कुछ सही दिख रहा है? हाँ भाई, सब कुछ सही है, क्लियर है। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम समझते हैं। इसमें से कुछ क्वेश्चन बचे थे 2-4 जो हम बताए थे स्टार्टिंग में कि भाई इसमें कुछ क्वेश्चन है जिसको हम देखेंगे। तो देखिएगा, क्वेश्चन देख लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ भाई मिल गया। देखिए क्वेश्चन बोला था कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या है? मात्रक है तो बताया था, पहला क्वेश्चन बताया था हमने पहले से। तो मात्रक क्या होता भी होगा? जूल प्रति कूलम। पहले चैप्टर में भाई स्टार्टिंग बताया था, इसका आप खुद से करिएगा। ठीक है, जूल प्रति कूलम होगा। इसके बाद दूसरा वाला पूछा था, देखो देखिए अगला क्वेश्चन पूछा है, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर तथा न्यूटन प्रति कूलम दोनों होता है? देखिए अभी ये फार्मूला पढ़ाया था हमने वैद्युत क्षेत्र का, E बराबर V/D पढ़ाया था ना विभव प्रवणता में। तो यहाँ से अगर आप E का मात्रक निकालोगे तो V के अपान में V के स्थान पे वोल्ट आएगा, और दूरी थी D क्या दूरी थी, तो मात्रक क्या बनेगा? वोल्ट प्रति मीटर। और आपने चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था E, जो E का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। अरे E बराबर क्या होता है? F/Q। यानी यहाँ से देखो E बराबर क्या होता है? F/Q, न्यूटन प्रति कूलम। तो इसका एक मात्रक हो जाएगा, मतलब न्यूटन प्रति कूलम और वोल्ट प्रति मीटर दोनों ही वैद्युत क्षेत्र का मात्रक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही रहेगा? इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ऑप्शन नंबर C सही रहेगा। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन क्या बोला था हमारा? पूछा देखा बोला है अगले वाले में कि वैद्युत विभव की परिभाषा शुरू में बताया था, बीमा में बता दिया था आपने। इसको आप कर लीजिएगा। ठीक है, इसको पढ़ा दिए ना, इसको आप देख लीजिएगा अच्छे से। समविभव पृष्ठ पढ़ा दिए, इसकी विशेषता भी पढ़ा दी है, हमारा क्वेश्चन हो गया। और द्विध्रुव के कारण किसी अच्छी तथा निरक्षीय स्थिति में डेरिवेशन करा दिए हैं हम। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि द्विध्रुव प्रवणता क्या है? ये भी आप करा चुके हैं पहले से, इस चैप्टर में मैंने मतलब पूरा पढ़ा दिए हैं। ठीक है, अगले पूछा है देखो कि द्विध्रुव की परिभाषा से क्या तात्पर्य है? तो बताया था हमने बीच में ही। और द्विध्रुव के अच्छी और निरक्षीय का डेरिवेशन भी पूछा है, करा दिया है हमने। ठीक है, तो भाई आज के इस लेक्चर में मतलब चैप्टर हमने पढ़ लिया है 3rd पूरा, और इस चैप्टर को मतलब पूरा कंप्लीट कर लिया। इस वीडियो को अच्छे से शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि भाई एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। ठीक है, तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इस तरीके से 1 शॉर्ट वीडियो आपको क्वेश्चन के साथ मिलते रहेंगे हर एक चैप्टर के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।